हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस विच आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। यानी बायोलॉजी में टेक्निक का यूज़ करना ही बायोटेक्नोलॉजी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में या और एंजाइम्स का यूज़ करते हुए कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना बायोटेक्नोलॉजी है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दी है बायोटेक की। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी के अंदर एक छोटा पार्ट आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब डीएनए और आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल्स में टेक्निक के थ्रू चेंज कर देना, उसको अल्टर कर देना, इस चीज़ को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। नाउ टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं। सबसे पहला होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खासियत ये होती है कि ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही किसी डीएनए को कट करते हैं। जैसे सबसे पहला जो एंजाइम देखा गया था वो था HIND2 HIND2। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज HIND2 whose functioning depend on the specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। E. coli में सबसे पहले इसको बैक्टीरियोफाज में हमने देखा था और इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिया गया। अब ये देखा गया है कि HIND सेकेंड ये डीएनए को कट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे कि 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज किया जाता है और इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HIND2 कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नोन हैं, जैसे कि 900 लगभग, जिसमें से 230 स्ट्रेंस बैक्टीरिया के ही नोन हैं जो कि पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियसेस। इसके दो काइंड हो सकते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस और एंडोन्यूक्लियसेस। अभी जो एक्सोन्यूक्लियसेस है ये डीएनए के एंड पे कट करता है, रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। जैसे एक एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड from the end of the DNA, whereas endonuclease make cuts at specific position within DNA। DNA के अंदर कहीं पे स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करना है तो उसके लिए एंडोन्यूक्लियस का यूज़ किया जाता है। Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है रिपीटिंग टाइप का सीक्वेंस। जैसे डालडा या मलयालम, चाहे आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, दोनों का स्पेलिंग एक जैसा होता है। इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। उसी को स्पेसिफाई करते हैं और वहीं पे कट करते हैं। नीचे एक फिगर है। इस फिगर में एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिखाया गया है। EcoR1 की बात की गई यहाँ पे, एंडोन्यूक्लियस EcoR1। ये वेक्टर डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए है। वेक्टर डीएनए को कट किया जाता है। अब यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया गया है GAATTC। इधर से देखिए GAATTC, यानी चाहे इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए सेम। अब फॉरेन डीएनए की बात करते हैं तो इसमें भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है। यहाँ भी क्या है GAATC और नीचे देखिए GAATTC। अब जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है दोनों ही स्ट्रैंड्स में, चाहे वो वेक्टर डीएनए का हो या फॉरेन डीएनए का, दोनों को पर्टिकुलर सीक्वेंस से काटना स्टार्ट करता है और यहाँ पे स्टिकी एंड प्रोवाइड करता है। अगर ये ब्लंट एंड होता लाइक दिस, ये जो ब्लंट एंड है, तो इसको जोड़ने में कठिनाई होती है। ऐसे एंड्स जल्दी जुड़ते नहीं हैं। जबकि स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन इसीलिए होता है
ईजिली इनकॉर्पोरेशन हो जाए और बहुत अच्छे से डीएनए दोबारा जो कंप्लीट हो जाए तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, नया कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। स्टिकी एंड्स मिल गए और ये एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच करते हैं, जैसे ये ए के लिए टी और ये टी है तो ए। ये स्टिकी एंड्स तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे और एक नया सीक्वेंस बनाएंगे, ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस तरह से ये सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कैसे कट करता है एंडोन्यूक्लियस और जोड़ता है। सो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस फिगर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़, मतलब उसको टेक्नोलॉजी को ही दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे एक फॉरेन डीएनए है जिस पे कि स्पेसिफिक जीन साइट होगी जो हमारे रिक्वायरमेंट है, जो हमें चाहिए, जिसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। सो और ये वेक्टर है, वेक्टर यानी जो कैरी करता है, वाहक जिसे कहा जाता है, ढोने वाला। इनको प्लाज्मिड यहाँ पे है, वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड का है। अब इस सीक्वेंस को, जो फॉरेन डीएनए का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है लाइक दिस वन, ये हमें रिक्वायर्ड है, तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया। इसने इस सीक्वेंस पे यहाँ कट किया और सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया यहाँ पे वेक्टर पे, और वेक्टर के भी उसी सीक्वेंस को कट किया। अब दोनों सेम सीक्वेंस पे कट हैं यानी ईजिली जुड़ जाएंगे, जैसा कि पहले हमने अभी देखा था। लाइगेज एंजाइम इसको पर्टिकुलर साइट पे वेक्टर में जोड़ देता है, लाइगेटिंग करता है, और इस तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि वेक्टर में फॉरेन डीएनए को जोड़ देना, जिससे कुछ नया बन गया, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ई कोलाई की सेल डिवाइड होगी, अब एक जीन जो हमने जोड़ी थी अब वो 2 हो गई, 1 और 2। इसी तरह से ये और डिवाइड होगी तो और बढ़ती जाती है। तो ये यूज़ हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अब ये तो सही है कि हमने डीएनए को कट कर लिया, वेक्टर में ऐड कर लिया, लेकिन ये हाथ से तो हो नहीं सकता है, एंजाइम्स का यूज़ करना पड़ता है और इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। सो यहाँ पे हम करते क्या हैं कि सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स का करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का यूज़ करते हुए। एग्रोस जेल का एक्चुअली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड से सेपरेट कर लेते हैं। जो पर्टिकुलर साइट पे ब्रेक हुए मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये डीएनए के अलग अलग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पीसेस डीएनए बैंड्स दिख रहे हैं, एग्रोस जेल की प्लेट पे अलग अलग साइज़ में ये अरेंज हो जाते हैं, एनोड की ओर चले जाते हैं, यानी ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। बट नेकेड आई से डीएनए दिखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करना पड़ता है। दिस इज़ इथीडियम ब्रोमाइड। फिर इसको यूवी लाइट में एक्सपोज करना पड़ता है, तब जाके ये हमें दिखने स्टार्ट होते हैं और ये ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखने लगते हैं। एग्रोज क्या होता है? एग्रोज एक जल है जो कि, और ये जल हमें सीवीड या एल्गी कह सकते हैं, एल्गी से हमें मिलता है। अब इसमें बायोटेक्नोलॉजी का जो दूसरा टूल है जो कि बेस्ट रिक्वायरमेंट होती है इसकी, वो है क्लोनिंग वेक्टर्स का होना। बिना क्लोनिंग वेक्टर्स के हमारी टेक्नोलॉजी इनकम्प्लीट है। तो इसमें हमने मेनली प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाजेज वगैरह यूज़ किए हैं। तो बैक्टीरियोफाज या जो भी प्लाज्मिड्स हैं, इसमें ई कोलाई भी कई बार यूज़ होता है। ई कोलाई सबसे ज़्यादा बल्कि यूज़ होता है क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हम ई कोलाई का ही स्टडी करते हैं। ये एक ई कोलाई का सीक्वेंस डायग्रामेटिकली शो किया गया है यहाँ पे, PBR322 रेस्ट्रिक्शन साइट है इसमें, HIND3 इको R1 BAMH1 SAL1 PVU सेकेंड PST1 CLA1 ORI एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जिसमें AMPR है और दूसरा TETR है, और रॉड कोन्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। देखिए इसमें खासियत क्या होनी चाहिए एक अच्छे वेक्टर की, क्लोनिंग वेक्टर की, तो खासियत ये होनी चाहिए कि उसमें ORI जीन ज़रूर होना चाहिए, ओरिजिन। ये क्या करते हैं, ये जो ORI जीन है ओरिजिन, यहाँ से रेप्लिकेशन की ओरिजिन होती है। तो अगर
ये एब्सेंट होगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगा, यानी अगर हम नया जीन कोई डिज़ायर्ड इसमें जोड़ भी देते हैं, अगर इनमें से किसी पर्टिकुलर साइट को हटा के, तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये मार्कर्स होते हुए भी बेकार हो जाएंगे। सो ORI सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा, सेलेक्टेबल मार्कर्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं किस लिए ज़रूरी होता है? सेलेक्टेबल मार्कर्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये नॉन एलिमिनेटिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट करते हैं। उनको एलिमिनेट करना ज़रूरी है, जब तक वो एलिमिनेट नहीं होंगे तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है, द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पीसिलिन, क्लोराफेनिकोल या टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन, ये यूज़फुल सेलेक्टेबल मार्कर्स कहे जाते हैं ई कोलाई के लिए, क्योंकि ई कोलाई इनके लिए कोई भी रेजिस्टेंस कैरी नहीं करती है। देन क्लोनिंग साइट का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। प्रेफरेबली इसको हम रिकॉग्निशन साइट कह सकते हैं, एक या एक से अधिक, जैसे कि यहाँ पे ये बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट हैं, लाइक दिस BH1, HIND, EcoR1। तो ये क्या होता है, अब पर्टिकुलरली हम किसी भी एक साइट को जहाँ भी हमें यूज़ करना है उसको पहचानते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन पर्टिकुलर साइट्स को कट करता है, हटाता है और इनकी जगह डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट करता है। फॉरेन DNA का डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट करता है, फिर ये रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाता है और फिर इसका एम्प्लीफिकेशन करा दिया जाता है। तो ये तो हो गया ई कोलाई में वेक्टर्स, जैसे ई कोलाई वेक्टर की तरह वर्क करता है। इसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस है, जो प्लांट्स में पैथोजन की तरह उनको डिजीज़ क्रिएट करता है, तो उसको भी यूज़ किया जाता है। आजकल बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं उस पर, एग्रोबैक्टीरियम पे, उसको भी वेक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। इसके बाद टेक्नोलॉजी में जो थर्ड चीज़ होनी चाहिए क्लोनिंग वेक्टर के अलावा, कि सूटेबल होस्ट होना चाहिए जिसमें कि ये नया कॉम्बिनेशन का बना हुआ जीन इंसर्ट किया जा सके। इंसर्ट करने के लिए जीन गन का यूज़ करना पड़ता है। तो ये हो गया तीसरा जो है कि कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट DNA। सो इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि इसके बिना, अच्छे होस्ट के बिना एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो जीन गन के थ्रू अच्छे होस्ट में हम इसको फैसिलिटेट इंजेक्शन कराते हैं या माइक्रो इंजेक्शन करा देते हैं अंदर की ओर। स्पेशली ये ई कोलाई बैक्टीरिया हो सकते हैं या और भी ऐसे बैक्टीरिया जो कि हीट शॉक्स को भी सह पाएँ या अचानक से चेंज आने पे भी अपना रिस्पॉन्स ना ख़राब करें। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी के कुछ टूल्स हैं जिनके बिना बिल्कुल भी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस कंप्लीट नहीं की जा सकती है। सो दिस आर द टूल्स एंड आई थिंक दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।